क्या कभी आपने सोचा है कि काबिल होने के बावजूद कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग थोड़ी कम योग्यता के साथ भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों के सारांश, वो भी पूरी तरह हिंदी में, उस अंदाज में जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द कॉन्फिडेंस कोड, जिसे लिखा है कैटी के और क्लेयर शिपमैन ने। ये दोनों जानी मानी पत्रकार हैं जिन्होंने दुनिया भर की सफल महिलाओं से बात की, वैज्ञानिक रिसर्च की गहराई में गईं और अपने अनुभवों को भी जोड़कर एक ऐसा कोड खोज निकाला जिसे समझकर कोई भी इंसान, खासकर महिलाएं, अपने अंदर छुपे आत्मविश्वास को बाहर ला सकती हैं। ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, क्या कॉन्फिडेंस काबिलियत से ज्यादा जरूरी है? और अगर हां, तो क्या हम कॉन्फिडेंस को सीख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? इस किताब में लेखक बताती हैं कि किस तरह महिलाएं, इवन जब वे बेहद सक्षम और मेहनती होती हैं, फिर भी खुद को कम आंकने लगती हैं, निर्णय लेने से डरती हैं और खुद को बार बार संदेह की नजर से देखती हैं। ये किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, ये उसका समाधान भी देती है। इसमें बताया गया है कि कॉन्फिडेंस कोई रहस्यमयी गुण नहीं बल्कि एक व्यवहारिक आदत है जो बार बार छोटे जोखिम लेकर, गलतियां स्वीकार करके और लगातार कोशिश करने से विकसित की जा सकती है। द कॉन्फिडेंस कोड के 11 चैप्टर्स में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास के पीछे कौन से जैविक, मानसिक और सामाजिक कारण होते हैं, कैसे हमारी परवरिश और समाज की अपेक्षाएं हमारे सोचने के ढंग को प्रभावित करती है और कैसे एक नया नजरिया अपनाकर हम अपने भीतर छुपे आत्मबल को जगा सकते हैं। यह किताब न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो जीवन में संकोच और आत्मसंदेह से जूझ रहा है और उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी पूरी ताकत से दुनिया के सामने क्यों नहीं आ पा रहा। तो आइए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हम द कॉन्फिडेंस कोड के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे, उन कहानियों को महसूस करेंगे जो इसमें छुपी हैं और उन रास्तों को जानेंगे जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। सुनते रहिए, जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि अब वक्त है अपने अंदर के डर को हटाकर कॉन्फिडेंस की दुनिया में कदम रखने का। चैप्टर 1, द कॉन्फिडेंस गैप। कहानी की शुरुआत होती है उस अंतर से जो अक्सर हम सब ने देखा है लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं। वो अंतर जो काबिलियत और आत्मविश्वास के बीच होता है। एक ऑफिस मीटिंग में 2 कर्मचारी हैं, दोनों में समान योग्यता है, लेकिन जब एक बड़ा अवसर सामने आता है तो पुरुष तुरंत आगे बढ़कर कहता है, मैं तैयार हूं, जबकि महिला रुक जाती है, सोचती है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मुझे और तैयारी करनी चाहिए? और इस सोच के चलते वो मौका उसके हाथ से निकल जाता है। यही है वो कॉन्फिडेंस गैप, एक चुपचाप काम करता हुआ अवरोध जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लेखिकाएं बताती हैं कि समाज में लड़कियों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि उन्हें अच्छा दिखना है, शांत रहना है, गलती नहीं करनी है और सबको खुश रखना है। वहीं लड़कों को सिखाया जाता है कि वे जोखिम लें, गलतियां करें और खुद पर यकीन रखें। यही 2 अलग अलग सोच की शुरुआत है, एक तरफ परफेक्शन की चाह और आत्मसंदेह और दूसरी तरफ प्रयोग और आत्मविश्वास। और जब ये दोनों सोच बड़े होकर करियर की दुनिया में टकराते हैं तो महिलाओं को लगता है कि उन्हें हर जवाब पता होना चाहिए, हर स्किल में परफेक्ट होना चाहिए, तभी वे आगे बढ़ सकती हैं, जबकि पुरुष कम तैयारी के बावजूद खुद को अवसर के लिए सही मान लेते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जब किसी जॉब प्रोफाइल में 10 क्वालिफिकेशन मांगे गए तो पुरुष उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने को तैयार हो गए अगर उनके पास 6 योग्यताएं भी थीं, लेकिन महिलाएं तब तक अप्लाई नहीं करती जब तक उनके पास 10 में से 10 योग्यताएं न हों। ये फर्क बताता है कि महिलाओं की सोच में तैयारी पूरी हो तभी आगे बढ़ने वाली मानसिकता कितनी गहराई से बैठी है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत कर दिया तो उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठेगा। चैप्टर में क्लेयर और कैटी ने कई सफल महिलाओं से की गई बातचीत को भी शामिल किया है, जैसे कि शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक की सीईओ, जिनका कहना था,
कि वे जब भी किसी बड़े मौके पर पहुंची तो उनके अंदर भी डर और संकोच था, लेकिन उन्होंने उसे अपने फैसलों का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, लेकिन आगे कदम भी बढ़ाया। यही एक फर्क बनाता है। डर तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उस डर को अपनी पहचान बना लेते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि दिमाग की संरचना और न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाएं कैसे आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं। महिलाओं का दिमाग अमूमन ज्यादा एक्टिव होता है, खासकर निर्णय लेने वाले हिस्से में। इसका अर्थ है कि वे किसी भी निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना चाहती हैं, जबकि पुरुष उसी निर्णय को जल्दी और कम झिझक के साथ लेते हैं। यह सोचने का ढंग महिलाओं को अधिक आत्मसंदेह में डाल देता है और वे खुद को बार बार जांचती हैं कि क्या वे काफी अच्छी हैं, क्या वे इसके लायक हैं। कई महिलाएं भले ही उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया हो, फिर भी अपने बारे में ऐसा सोचती हैं जैसे वे इम्पोस्टर हों, यानी वे जिस जगह पर हैं वहां उनकी जगह नहीं बनती। इस सोच को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है और यह आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। महिलाएं मानने लगती हैं कि वे जो कुछ भी कर रही हैं वो सिर्फ किस्मत है या लोगों की कृपा, न कि उनकी खुद की मेहनत या काबिलियत का नतीजा। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि अगर हम आत्मविश्वास के इस गैप को भरना चाहते हैं तो हमें परफेक्शन की तलाश को छोड़ना होगा और एक्शन पर ध्यान देना होगा। लेखक बताती हैं कि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह सोचने से नहीं बल्कि करने से आता है। जितना ज्यादा हम जोखिम लेंगे, फैसले लेंगे और गलती करने की हिम्मत दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर को कम करने का एकमात्र तरीका है उसे फेस करना, उसे महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना। चैप्टर 1 एक आईना है जो हमें दिखाता है कि आत्मसंदेह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है जिसे तोड़ना जरूरी है। अगर हम अपनी पूरी क्षमता से जीना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास पर भी काम करना होगा। यह अध्याय हमें जगाता है, सोचने पर मजबूर करता है और एक नई दिशा दिखाता है, जहां परफेक्शन नहीं प्रगति जरूरी है और जहां डर को देखकर कदम पीछे नहीं आगे बढ़ाया जाता है। चैप्टर 2 इनहेरिटिंग कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास क्या वाकई हमारी नसों में बहता है? क्या यह हमारी डीएनए की कोई गुप्त भाषा है जो जन्म से तय कर देती है कि कौन निर्भीक होगा और कौन संकोची? या फिर आत्मविश्वास एक ऐसी मानसिक आदत है जिसे धीरे धीरे सीखा और अपनाया जा सकता है? इस अध्याय में लेखिकाएं क्लेयर शिपमैन और कैटी के आत्मविश्वास के स्रोत की गहराई में उतरती हैं। वे वैज्ञानिक रिसर्च, बच्चों के पालन पोषण के तरीके और समाज की दी गई भूमिकाओं की मदद से यह समझाती हैं कि आत्मविश्वास कहां से आता है और कैसे इसे विकसित किया जा सकता है। शुरुआत होती है उस सवाल से जो विज्ञान जगत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, क्या आत्मविश्वास जैविक होता है? कई शोधों में यह बात सामने आई है कि कुछ हद तक आत्मविश्वास हमारे जीन से प्रभावित होता है। हमारे दिमाग में कुछ विशेष न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, जिनका स्तर यह तय करता है कि हम कितने शांत, साहसी या बेचैन रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जीन के साथ जन्म लेता है जिनसे सेरोटोनिन अधिक मात्रा में बनता है तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करता है। ट्विन स्टडीज में पाया गया है कि एक जैसे जीन रखने वाले जुड़वा बच्चों में भी आत्मविश्वास का स्तर अलग हो सकता है अगर वे अलग अलग वातावरण में बड़े हों। इसका मतलब यह है कि जीन्स केवल एक शुरुआत है, असली आत्मविश्वास हमारे अनुभवों से आकार लेता है। अब लेखिकाएं हमें ले चलती हैं उस जगह जहां आत्मविश्वास का असली खेल शुरू होता है, बचपन में माता पिता, शिक्षक और समाज जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन तरीकों से बच्चों की परवरिश करते हैं, वे आत्मविश्वास की नींव बनाते हैं। अगर किसी बच्ची को हर बार यह कहा जाए कि सावधानी से खेलो, गंदा मत करो, तुम ये मत करो, ये मुश्किल है, तो वह धीरे धीरे खुद को एक सीमित दायरे में महसूस करने लगती है। वहीं अगर किसी लड़के को यही समाज कहता है, कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, तुम तो बहादुर हो, तो वह बच्चा जोखिम लेना और असफल होना सीखता है।
यहां से यह साफ होता है कि लड़कियों को कम उम्र से ही सुरक्षा और परफेक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि लड़कों को रिस्क लेने और गिरकर उठने की आदत डाली जाती है। क्लेयर और कैटी इस अंतर को कॉन्फिडेंस गैप की शुरुआत मानती हैं। वे बताती हैं कि यह फर्क केवल व्यवहार का नहीं बल्कि मानसिकता का निर्माण करता है। लड़कियों को जब बार बार यह बताया जाता है कि गलती मत करना, तो उनके दिमाग में यह पैटर्न बन जाता है कि गलती करने का मतलब है कि तुम नाकाम हो। जब यही लड़की बड़ी होकर किसी इंटरव्यू में जाती है या कोई नया प्रोजेक्ट लेती है, तो वह हर पहलू में परफेक्शन खोजने लगती है, और यदि उसमें कोई एक चीज भी अधूरी लगे तो वह खुद को उस काम के लायक नहीं मानती। इसी सोच से इम्पोस्टर सिंड्रोम जन्म लेता है, जहां व्यक्ति को लगता है कि वह जहां पहुंचा है वह उसकी काबिलियत नहीं बल्कि किस्मत या लोगों की दया है। दूसरी ओर लड़कों को जब यह सिखाया जाता है कि कोशिश करते रहना ही असली सफलता है, तो वे कम तैयारी के बावजूद भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लेयर एक रिसर्च का हवाला देती हैं जिसमें पाया गया कि जब माता पिता बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इससे उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ता है। जिन बच्चों को बार बार यह कहा गया कि तुम स्मार्ट हो, वे असफलता से डरने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि गलती करने से वे स्मार्ट नहीं रहेंगे। वहीं जिन बच्चों को कहा गया कि तुमने मेहनत की, अच्छा किया, वे चुनौती से नहीं डरे क्योंकि उन्हें सफलता के बजाय प्रयास की सराहना मिली थी। इस अंतर से यह साबित होता है कि आत्मविश्वास की जड़ें हमारी सोच की बनावट में हैं, न कि केवल हमारी क्षमताओं में। इस चैप्टर में लेखिकाएं एक गहरा सवाल उठाती हैं, क्या हम अगली पीढ़ी को आत्मविश्वास सिखा पा रहे हैं या सिर्फ डर और परफेक्शन का बोझ दे रहे हैं? वे कहती हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण करना है तो लड़कियों को केवल अच्छी बच्ची बनने की नहीं बल्कि साहसी इंसान बनने की अनुमति देनी होगी। उन्हें गिरने, हारने, गलतियां करने और उससे उबरने की आजादी देनी होगी। हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात तोहफा नहीं बल्कि एक मानसिक आदत है जो जितनी बार चुनौती दी जाए उतनी ही मजबूत होती है। इसलिए अगर हम आत्मविश्वास की फसल चाहते हैं तो हमें बचपन से ही ऐसे बीज बोने होंगे जिनमें डर नहीं, हिम्मत पलती हो, जिनमें परफेक्शन नहीं, प्रयोग की छूट हो, और जिनमें हार को अंत नहीं, शुरुआत समझा जाए। यही आत्मविश्वास की असली विरासत है। चैप्टर 3, द परफेक्शन ट्रैप। क्या आपने कभी किसी मीटिंग में बोलने से पहले खुद से कहा है कि अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं? या क्या आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसमें 100% फिट नहीं बैठते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। इस अध्याय में लेखिकाएं उस मानसिक जाल को उजागर करती हैं जो खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा जकड़ कर रखता है, परफेक्शनिज्म। क्लेयर और कैटी बताती हैं कि परफेक्शन की यह आदत अक्सर आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। परफेक्शनिज्म हमें इस भ्रम में डाल देता है कि जब तक हम हर पहलू में परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक हम किसी भी बड़े मौके या जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। यह सोच विशेष रूप से महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि समाज ने उन्हें यह सिखाया होता है कि उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमेशा सब कुछ सही करना है और उन्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इस चैप्टर में क्लेयर एक दिलचस्प रिसर्च शेयर करती हैं जिसमें पाया गया कि जब पुरुष और महिलाएं किसी जॉब एप्लीकेशन को देखते हैं, तो पुरुष यदि उस जॉब की 60% योग्यताओं पर खरे उतरते हैं तो वे तुरंत आवेदन कर देते हैं, जबकि महिलाएं तब तक अप्लाई नहीं करती जब तक वे 100% योग्यताओं पर पूरी नहीं उतरती। इससे यह साफ होता है कि महिलाओं के भीतर परफेक्शन की जो आदत है वह उन्हें अवसर लेने से पहले ही रोक देती है। वे यह नहीं सोचती कि वे सीख सकती हैं या रास्ते में सुधार कर सकती हैं, बल्कि यह सोचती हैं कि अगर मैं पूरी तरह से फिट नहीं बैठती तो मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह मानसिकता आत्मविश्वास की जड़ पर प्रहार करती है। क्लेयर और कैटी इस परफेक्शन ट्रैप को समझने के लिए हमारे बचपन की तरफ ले जाती हैं। लड़कियों को छोटी उम्र से ही यह सिखाया जाता है कि उन्हें अच्छे नंबर लाने हैं, साफ सुथरे रहना है, दूसरों को निराश नहीं करना है और गलती नहीं करनी है। जबकि लड़कों को ज्यादा लचीलापन मिलता है, उन्हें गिरने, गंदा होने और गलती करने की छूट दी जाती है।
इसका परिणाम यह होता है कि लड़कियां आत्म मूल्य को अपने परफॉर्मेंस से जोड़ने लगती हैं, जबकि लड़के उसे अपने प्रयास और रिस्क से। क्लेयर एक और उदाहरण देती है, जहां उन्होंने एक प्रतिभाशाली महिला लीडर को देखा जो अपने काम में निपुण होने के बावजूद बार बार खुद को यह कहती थी कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। वह हर मीटिंग से पहले खुद को दोष देती थी कि उसने पर्याप्त तैयारी नहीं की, जबकि उसके पुरुष सहकर्मी बिना ज्यादा तैयारी के भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते थे। यहां फर्क सिर्फ तैयारी का नहीं, सोच का था। एक को खुद पर भरोसा था, दूसरे को परफेक्शन चाहिए था। लेखिकाएं यह भी बताती हैं कि परफेक्शनिज्म असल में डर से पैदा होता है। असफलता का डर, जज किए जाने का डर, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने का डर, और यह डर आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्लेयर कहती हैं कि हमें महिलाओं को यह सिखाना होगा कि गलतियां करना भी एक प्रक्रिया है और अपूर्णता भी सुंदर हो सकती है। हमें उन्हें यह बताना होगा कि जब तक वे कदम नहीं उठाएंगी तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चाहे वे कितनी भी पढ़ी लिखी और काबिल क्यों ना हो। कैटी एक कहानी साझा करती हैं एक ऐसी महिला की जो एक बड़ी कंपनी में लीडरशिप रोल के लिए चुनी गई थी, लेकिन उसने वह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि वह उस रोल के लिए अभी तैयार नहीं है। कुछ महीने बाद वह देखती है कि एक पुरुष सहकर्मी जो उससे कम अनुभव वाला था वही भूमिका निभा रहा है और सफलता पा रहा है। यहां फर्क सिर्फ योग्यता का नहीं था, बल्कि निर्णय का था। एक ने परफेक्शन की तलाश में मौका गंवा दिया और दूसरा आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आत्मविश्वास और परफेक्शन एक साथ नहीं चल सकते। अगर हमें आत्मविश्वासी बनना है तो हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रयास करने की हिम्मत चाहिए। क्लेयर और कैटी कहती हैं कि महिलाओं को यह मानने की जरूरत है कि कभी कभी पर्याप्त भी काफी होता है। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अपनी जगह पाने के लिए पहले से ही पर्याप्त काबिल हैं, और अगर कोई चीज अधूरी भी हो तो भी वे उसे सीख सकती हैं, सुधार सकती हैं और सफल हो सकती हैं। आत्मविश्वास का निर्माण तभी संभव है जब हम परफेक्शन की बेड़ियों को तोड़ें और खुद से कहें कि मुझे हर चीज नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकती हूं। जब हम खुद को अपूर्ण होने की आजादी देंगे, तभी हम अपने भीतर छिपी ताकत को पूरी तरह से जान पाएंगे और जीवन के हर मोड़ पर पूरे विश्वास से कदम बढ़ा सकेंगे। चैप्टर 4, रिस्क मोर वरी लेस। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास का असली परीक्षण तब होता है जब आप अनिश्चितता के सामने खड़े होते हैं, जब आपको नहीं पता कि नतीजा क्या होगा, फिर भी आप आगे कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में क्लेयर और कैटी एक बेहद गहरी और साहसी सच्चाई को सामने लाती हैं। सच्चा आत्मविश्वास रिस्क लेने से आता है, न कि परफेक्शन या तैयारी से। लेखिकाएं बताती हैं कि आत्मविश्वास को एक आदत की तरह विकसित किया जा सकता है और उसका अभ्यास होता है छोटे छोटे जोखिमों के जरिए। रिस्क लेना मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही से कोई बड़ा जुआ खेलें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस असहज जगह में कदम रखें जहां परिणाम निश्चित नहीं है, जहां असफलता का डर है, लेकिन संभावना भी है। क्लेयर बताती हैं कि महिलाएं अक्सर जोखिम लेने में हिचकती हैं क्योंकि वे गलती को अपनी असफलता नहीं बल्कि अपनी पहचान से जोड़ लेती हैं। अगर कोई महिला किसी प्रस्तुति में असफल हो जाए तो वह सोचती है, मैं ही ठीक नहीं हूं। वहीं पुरुष सोचता है, आज का दिन खराब था, अगली बार बेहतर करूंगा। यह सोचने का फर्क ही आत्मविश्वास को जन्म देता है। लेखिकाएं यह भी बताती हैं कि रिस्क लेना महिलाओं के लिए सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल है। जैसे किसी सामाजिक मौके में अपनी बात रखना, किसी रिश्ते में अपनी जरूरतों को स्पष्ट करना या फिर किसी नए आइडिया को साझा करना, ये सभी रिस्क हैं जो अगर हम बार बार टालते हैं तो हमारा आत्मबल कमजोर होता जाता है। कैटी एक घटना साझा करती है जहां एक यंग प्रोफेशनल महिला ने कंपनी के सामने एक नया प्रोजेक्ट आइडिया रखने से पहले महीनों सोच विचार किया, तैयारी की, बार बार खुद पर शक किया और आखिरकार जब हिम्मत करके उसने वह आइडिया रखा तो वह पास तो हो गया, लेकिन उसे यह अफसोस रह गया कि उसने इतना समय क्यों बर्बाद किया। उसने यह जाना कि डर केवल एक कल्पना थी,
लेकिन उस कल्पना ने उसे हफ्तों तक रोके रखा। क्लेयर बताती हैं कि रिस्क को अगर एक चुनौती के रूप में देखा जाए तो वह डराने वाला नहीं लगता, बल्कि रोमांचक बन जाता है। उन्होंने इसे एक्शन बायस कहा, मतलब सोचने से ज्यादा करने की प्रवृत्ति। जब हम बार बार छोटे छोटे रिस्क लेते हैं और खुद को एक्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे दिमाग में यह पैटर्न बनता है कि डर है, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूं। इस अध्याय में कुछ प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां भी शामिल हैं जो रिस्क लेकर आगे बढ़ीं। एक महिला जिसने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू किया, एक और जिसने विदेश में नौकरी का ऑफर स्वीकार किया जबकि उसे वहां की भाषा नहीं आती थी। इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने डर से बड़ा सपना देखा और पहला कदम उठाया। क्लेयर और कैटी बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि रिस्क लेने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक झिझक तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आत्मविश्वास कोई पहले से अंदर बैठा गुण नहीं है, वह हमारे कदम उठाने के साथ साथ बनता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम अपनी संभावनाओं को नहीं जान सकते। गलतियां होंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन वही तो आत्मविश्वास की असली खाद है। जब हम गिरते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम फिर उठ सकते हैं। क्लेयर कहती हैं कि आत्मविश्वास का सबसे पावरफुल मंत्र है I'll handle it, यानी चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। यह भावना रिस्क लेने से आती है और हर रिस्क एक नई ताकत देता है। इसलिए अगर आप सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा सा रिस्क लीजिए, अपने डर को चुनौती दीजिए और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। चैप्टर 5 फेल फास्ट एंड मूव ऑन। इस अध्याय की शुरुआत एक असहज लेकिन जरूरी सच्चाई से होती है। असफलता से डरना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्लेयर और कैटी इस अध्याय में बताती हैं कि आत्मविश्वास की असली ताकत तभी विकसित होती है जब हम असफलता को स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना सीख जाते हैं। हमारे समाज में खास तौर पर महिलाओं को परवरिश के दौरान यह सिखाया जाता है कि गलती मत करो, सब कुछ सही करो, और अगर असफल हुए तो शायद तुम उतने काबिल नहीं थे। यह सोच इतनी गहराई से बैठ जाती है कि महिलाएं खुद को चुनौती देने से पहले ही हार मान लेती हैं, क्योंकि वे उस शर्म से बचना चाहती हैं जो असफलता के साथ जुड़ी होती है। लेकिन क्लेयर और कैटी यह मानती हैं कि जो लोग बार बार गिरने और उठने की हिम्मत रखते हैं वही सच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं। क्लेयर एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं सिलिकॉन वैली की संस्कृति का, जहां फेल फास्ट का सिद्धांत बहुत आम है। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके प्रयोग करो, गलती करो, सीखो और फिर तुरंत अगली दिशा में बढ़ो। यह मानसिकता आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें असफलता को एक सीख माना जाता है, न कि एक पहचान। क्लेयर बताती हैं कि जब आप असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते बल्कि उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपका मन उस दर्द से जल्दी बाहर आ जाता है और आप फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत पाते हैं। कैटी यहां एक और उदाहरण देती हैं, एक महिला एंटरप्रेन्योर का, जिसने अपना पहला स्टार्टअप बंद कर दिया क्योंकि वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने उसे फेलियर नहीं माना बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया समझा और अगले ही साल उसने एक नई कंपनी शुरू की जो बहुत सफल हुई। लेखिकाएं यह भी बताती हैं कि पुरुष और महिलाएं असफलता को बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। पुरुष अक्सर असफलता के बाद अपने आत्मसम्मान को बचाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि महिलाएं खुद को दोषी मानती हैं और अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगती हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि महिलाएं खुद से यह कहें, मैं फेल हुई, इसका मतलब यह नहीं कि मैं फेलियर हूं। क्लेयर और कैटी यह समझाती हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम बार बार खुद को यह जताते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें फंसेंगे नहीं, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय में लेखिकाएं यह भी बताती हैं कि फेलियर से भागने की बजाय अगर हम उसे एम्ब्रेस करना सीखें तो हमारा आत्मबल कहीं ज्यादा मजबूत बनता है। क्लेयर एक उदाहरण देती है एक यंग जर्नलिस्ट का जो अपने पहले ही इंटरव्यू में सब कुछ गलत कर बैठी, लेकिन उसकी बॉस ने उसे डांटने की बजाय कहा,
अब जब तुम सबसे बुरा अनुभव कर चुकी हो तो अब तुम डरने के लिए कुछ नहीं बचा। यह बात उस जर्नलिस्ट को अंदर से बदल गई। उसे एहसास हुआ कि फेलियर अंत नहीं, एक शुरुआत है। यह घटना क्लेयर के शब्दों में एक टर्निंग पॉइंट थी जिसने उस लड़की को आत्मविश्वास से भर दिया। कैटी एक और जरूरी बात पर जोर देती है, हमें खुद को बार बार यह याद दिलाना होगा कि कोई भी इंसान बिना गिरे चलना नहीं सीखता। अगर हम बच्चों को चलना सिखाते समय हर बार गिरने पर उन्हें रोक दें तो वे कभी नहीं चल पाएंगे। तो फिर बड़े होकर हम खुद के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? लेखिकाएं यह मानती हैं कि आत्मविश्वास का एक बड़ा हिस्सा इसी सोच में छिपा होता है कि गलती करना मानव स्वभाव है और उससे उबरना हमारी शक्ति है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। फेलियर से मत डरो, उसे गले लगाओ, उसे सीखो और फिर तुरंत अगली कोशिश की ओर बढ़ जाओ। क्लेयर और कैटी कहती हैं कि आत्मविश्वास पाने का सबसे तेज तरीका है फेल फास्ट एंड मूव ऑन। यह न केवल आपकी सोच को मजबूत करता है बल्कि यह आपको बार बार नए मौके आजमाने की आजादी भी देता है। आखिरकार सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद उठने का साहस रखते हैं और अपनी गलतियों को शर्म की वजह नहीं बल्कि सीखने का जरिया मानते हैं। जब आप फेलियर को एक सबक के तौर पर अपनाना सीख जाते हैं तब आप अंदर से इतना मजबूत हो जाते हैं कि फिर कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं सकती। यही है असली आत्मविश्वास। चैप्टर 6 थिंक लेस डू मोर। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सामान्य लेकिन गहराई से प्रभावित करने वाली आदत पर सवाल उठाकर होती है, क्या हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? क्लेयर और कैटी बताती हैं कि ओवरथिंकिंग यानी बार बार सोचते रहना, खुद से सवाल पूछते रहना और हर स्थिति में सबसे सही फैसला खोजते रहना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब हम किसी काम को करने से पहले उसके हर पहलू, हर परिणाम और हर डर के बारे में सोचने लगते हैं तो हम खुद को रोक देते हैं। लेखिकाएं बताती हैं कि यह आदत खास तौर पर महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि वे अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक छवि और खुद की काबिलियत को लेकर इतनी सचेत रहती हैं कि वे सोचते सोचते थक जाती हैं और फिर कोई कदम ही नहीं उठा पाती। क्लेयर कहती हैं कि सोचने और समझदारी के बीच फर्क होता है। समझदारी का मतलब है कि आप जानकारी लेकर फैसला लें, लेकिन ओवरथिंकिंग का मतलब है कि आप अपने डर और संदेहों में फंस जाएं और कोई एक्शन न लें। उन्होंने इसे कॉन्फिडेंस किलर्स में से एक बताया है। इस अध्याय में क्लेयर एक वकील महिला की कहानी साझा करती हैं जो हर मीटिंग से पहले इतनी ज्यादा तैयारी करती, हर सवाल का जवाब सोचती, हर आलोचना की संभावना से डरती कि अंत में वह मीटिंग के दौरान अपनी बात ही नहीं कह पाती। उसके दिमाग में इतना शोर होता कि आत्मविश्वास की आवाज कहीं खो जाती थी। कैटी यह उदाहरण देकर समझाती हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन वह जानकारी हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती बल्कि डर और संकोच पैदा करती है। इस अध्याय में लेखिकाएं कहती हैं कि एक्शन लेने की आदत आत्मविश्वास का मूल है। जब हम बिना ज्यादा सोचे जल्दी जल्दी फैसले लेने की आदत डालते हैं तब हम खुद को यह संदेश देते हैं कि मैं कर सकता हूं, और यही भावना धीरे धीरे हमारे आत्मबल को मजबूत करती है। क्लेयर बताती हैं कि कई सफल महिलाएं इस आदत को जानबूझकर बनाती हैं। वे सोचने की बजाय जल्दी निर्णय लेती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करती हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया ट्राई करती हैं। यह सब उन्हें एक्शन में रखता है और उनके दिमाग को शंका और डर से भरने नहीं देता। कैटी इसे लेस डिलिबरेशन मोर डूइंग का फॉर्मूला कहती हैं, कम विचार ज्यादा क्रिया। वे बताती हैं कि सोच सोचकर परफेक्ट वक्त का इंतजार करने की बजाय जब आप तुरंत पहला कदम उठाते हैं तो उस गति में आत्मविश्वास बनता है। क्लेयर एक महिला वैज्ञानिक की कहानी साझा करती है जो अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत घबराई हुई थी। वह हर बार सोचती कि शायद लोग उसकी बात को गलत समझेंगे या उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन उसकी मेंटर ने उसे कहा, बस जाओ और बोलो। गलती होगी तो ठीक है, लेकिन बोलो जरूर। उस दिन उसने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोच रखा था। उसने सीखा कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तब हम अपने डर को ज्यादा ताकत दे देते हैं।
जब हम जल्दी एक्शन लेते हैं तो डर को जवाब मिलता है। क्लेयर और कैटी यह भी बताती हैं कि सोचने की प्रक्रिया अक्सर विमेन की सफलता में बाधा बनती है, क्योंकि वे खुद को उस समय तक रोके रखती हैं जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए। वहीं पुरुष जल्दी निर्णय लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं। यह फर्क निर्णय लेने के ढंग में नहीं, आत्मविश्वास के स्तर में होता है। लेखिकाएं कहती हैं कि हर बार जब आप खुद से कहें थोड़ा और सोच लूं, तब आप खुद से यह भी पूछें, क्या मैं सोच रहा हूं या डर रहा हूं? यह सवाल आपको एक्शन की दिशा में धकेल सकता है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मविश्वास किसी परफेक्ट योजना से नहीं आता, वह तब आता है जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। क्लेयर और कैटी कहती हैं कि अगर आप सच में आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो सोचने से पहले करने की आदत डालिए। छोटे छोटे फैसले लीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप लगातार एक्शन लेते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग ओवरथिंकिंग की जकड़न से निकलता है और आप एक कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी में ढलते हैं। थिंक लेस, डू मोर सिर्फ एक मंत्र नहीं, आत्मविश्वास की बुनियाद है। जब आप कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं, तभी आप अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान पाते हैं। और यही इस अध्याय का असली संदेश है। सोच की सीमा से निकलो और अपने भीतर की ताकत को हर कदम के साथ महसूस करो। चैप्टर 7 बॉडी लैंग्वेज इस पावर। इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प प्रश्न से होती है, क्या हमारे शरीर का तरीका भी हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करता है? क्लेयर और कैटी इस अध्याय में एक चौंकाने वाला लेकिन बेहद वैज्ञानिक सत्य सामने लाती हैं। हमारा शरीर सिर्फ हमारे इमोशंस को दिखाता नहीं, बल्कि उन्हें बनाता भी है। हम जैसे खड़े होते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं, ये सब हमारे दिमाग और आत्मविश्वास को सीधा प्रभावित करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक अंदरूनी भावना है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि यह बाहर से भी अंदर पैदा किया जा सकता है और इसकी कुंजी है बॉडी लैंग्वेज। क्लेयर बताती हैं कि जब हम झुककर चलते हैं, गर्दन नीची रखते हैं, अपने शरीर को छोटा करके बैठते हैं, तब हम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी यह संदेश दे रहे होते हैं कि हम डरे हुए हैं या कमजोर हैं। दूसरी ओर जब हम सीधे खड़े होते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, आंखों में आत्मीयता और ठहराव रखते हैं, तो हमारे दिमाग को भी यह संकेत मिलता है कि हम मजबूत हैं, सक्षम हैं और कंट्रोल में हैं। यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर हमारे हार्मोन लेवल को बदलता है। क्लेयर हार्वर्ड की एक रिसर्च का जिक्र करती है जिसमें पाया गया कि 2 मिनट की पावर पोज भी शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है, जो आत्मविश्वास से जुड़ा हार्मोन है, और साथ ही कोर्टिसोल कम कर सकती है, जो तनाव का संकेतक है। कैटी एक उदाहरण देती हैं जब उन्होंने एक पब्लिक स्पीच से पहले एक शांत कमरे में खड़े होकर जानबूझकर पावर पोज ली। दोनों हाथ कमर पर, पीठ सीधी, नजरें सामने। उनका कहना है कि इस छोटी सी फिजिकल एक्ट ने उनके दिमाग को यह याद दिलाया कि वह घबराई नहीं है, बल्कि तैयार हैं। लेखिकाएं यह स्पष्ट करती हैं कि आत्मविश्वास केवल दिमाग का खेल नहीं है, वह शरीर से भी जुड़ा है और हम अपने शरीर को इस्तेमाल करके उस भावना को सक्रिय कर सकते हैं। जब हम इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाने वाले होते हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को पहले से उस आत्मविश्वास के मूड में ले जाएं। क्लेयर बताती हैं कि बॉडी लैंग्वेज न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि सामने वाले पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कई बार शब्दों से ज्यादा असर हमारी मौजूदगी छोड़ती है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और आप सीधे खड़े होते हैं, आपके कंधे पीछे होते हैं और आपकी चाल में स्थिरता होती है, तब लोग आपको एक लीडर की तरह देखना शुरू करते हैं, चाहे आप खुद को वैसा महसूस करें या नहीं। यही बॉडी लैंग्वेज की ताकत है, वह परसेप्शन भी बनाती है और इंटरनल शिफ्ट भी लाती है। कैटी एक और रोचक अनुभव साझा करती हैं, जहां एक महिला अधिकारी को अपने बॉस के सामने खुद की बात रखने में हिचक होती थी, लेकिन जब उसने अभ्यास किया कि वह कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, कैसे आंखों में देखती है, इन सबको बदलते ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा और उसे बॉस से ज्यादा सम्मान और गंभीरता मिलने लगी। लेखिकाएं यह बार बार दोहराती हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, वह तब आता है
जब हम अपने शरीर को भी उस भावना में ढालते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब आप अपने शरीर की भाषा बदलते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं, भीतर से जगा रहे होते हैं। क्लेयर और कैटी इसे फेक इट टिल यू बीकम इट नहीं, बल्कि फिजिकली एक्ट इट एंड यू फील इट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप आत्मविश्वासी मुद्रा में रहते हैं तो आप धीरे धीरे वैसा महसूस भी करने लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास को सिर्फ दिखाने का तरीका नहीं है, वह उसे जीने का तरीका है। और जब आप इसे अपनाते हैं तब आप सिर्फ दिखने में नहीं, वास्तव में आत्मविश्वासी बनने लगते हैं। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। आपका शरीर आपके आत्मबल का औजार है, उसका उपयोग कीजिए और देखिए कैसे हर कमरे में आपकी मौजूदगी एक प्रभाव छोड़ने लगती है। चैप्टर 8 प्रैक्टिस परफेक्शन। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन बहुत गहरे सवाल से होती है। क्या आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण है या इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? क्लेयर और कैटी इस मिथक को तोड़ती हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ भाग्यशाली या करिश्माई लोगों की चीज है। वे बताती हैं कि आत्मविश्वास कोई स्थायी गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। इस चैप्टर में आत्मविश्वास को रोजमर्रा की आदतों और अभ्यास से जोड़कर समझाया गया है। लेखिकाएं कहती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पियानो बजाना या साइकिल चलाना सीखता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बार बार के प्रयासों से हमारे स्वभाव में उतरता है। क्लेयर एक स्कूल की लड़की की कहानी बताती हैं, जिसे क्लास में बोलने में बहुत डर लगता था। हर बार जब उसे जवाब देना होता तो वह घबरा जाती और चुप हो जाती। लेकिन उसकी टीचर ने हर दिन उसे सिर्फ एक लाइन बोलने को कहा। धीरे धीरे वह लड़की बोलने लगी, फिर सवाल पूछने लगी, फिर प्रेजेंटेशन देने लगी और एक साल में वह क्लास की सबसे आत्मविश्वासी स्टूडेंट बन गई। यह कहानी बताती है कि प्रैक्टिस सिर्फ हुनर नहीं, आत्मबल भी बनाती है। कैटी इस बात को और गहराई से समझाते हुए कहती हैं कि आत्मविश्वास कभी भी अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होता है जिसे हम हर दिन दोहराते हैं। क्लेयर और कैटी दोनों इस अध्याय में कई रिसर्च और वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देती हैं जो यह साबित करते हैं कि लगातार अभ्यास करने से हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है जो हमें किसी काम में सहज और सक्षम बनाते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस काम से जुड़े डर और संकोच को कम कर देता है। लेखिकाएं इस बात पर जोर देती हैं कि अगर आप आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो आपको सुरक्षित जोन से बाहर आकर रोज थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी होगी। आपको खुद को नई चुनौतियों में डालना होगा, अनकंफर्टेबल परिस्थितियों को अपनाना होगा और हर बार खुद से यह कहना होगा, मैं सीख रहा हूं और हर कोशिश मुझे बेहतर बना रही है। कैटी एक महिला पायलट का उदाहरण देती है जिसने शुरुआत में हर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय घबराहट महसूस की, लेकिन वह रोज अभ्यास करती, हर गलती से सीखती और कुछ सालों में वह इतनी आत्मविश्वासी हो गई कि अब वह दूसरों को ट्रेनिंग देती है। उसका आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आया, वह प्रैक्टिस से बना। क्लेयर यह भी बताती हैं कि जब हम बार बार कोई मुश्किल काम करते हैं तो वह धीरे धीरे आसान लगने लगता है और हमारे अंदर यह भरोसा जन्म लेता है कि मैं कर सकता हूं। यह भरोसा ही आत्मविश्वास की नींव है। लेखिकाएं यह भी स्पष्ट करती हैं कि परफेक्शन की तलाश आत्मविश्वास को मार देती है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए तभी हम शुरू करेंगे, तब हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिस परफेक्शन का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप बार बार कोशिश करें, सीखें और आगे बढ़ें। क्लेयर कहती हैं कि आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब हम खुद को अनुमति देते हैं कि हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आत्मविश्वास कोई जादुई भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब आप खुद से एक कदम आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं, जब आप रोजाना के छोटे प्रयासों को दोहराते हैं, तब आप अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करते हैं। क्लेयर और कैटी कहती हैं कि अगर आप सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास का अभ्यास करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे आप कोई नई भाषा, कला या खेल सीखते हैं।
हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो न केवल खुद पर यकीन करता है बल्कि जो अपनी उपस्थिति से दूसरों को भी प्रेरित करता है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन नहीं, आत्मबल भी आता है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 9 फेलिंग फॉरवर्ड। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही प्रभावशाली सोच के साथ होती है। क्या हमारी असफलताएं हमें पीछे खींचती हैं या आगे बढ़ाती हैं? क्लेयर और कैटी इस अध्याय में आत्मविश्वास और असफलता के रिश्ते को बेहद गहराई से समझाती हैं। वे बताती हैं कि आत्मविश्वासी लोग असफलता को एक अंत नहीं बल्कि एक अवसर मानते हैं। वे जब गिरते हैं तो रुकते नहीं बल्कि उस गिरावट से कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसे ही लेखिकाएं कहती हैं फेलिंग फॉरवर्ड, यानी गिरना भी एक दिशा में हो, आगे की ओर। क्लेयर एक युवा एंटरप्रेन्योर की कहानी साझा करती है जिसने एक बार अपने स्टार्टअप के लिए बड़ी तैयारी की, लेकिन कंपनी कुछ महीनों में ही बंद हो गई। वह बहुत टूट गया, लेकिन उसने अपनी असफलता का पोस्टमार्टम किया। उसने देखा कि कहां गलतियां हुईं, क्या सीखा जा सकता है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। उसने दोबारा शुरुआत की और कुछ सालों में एक सफल बिजनेस खड़ा किया। इसका कारण था उसका नजरिया। उसने असफलता को अपने आत्मसंदेह की वजह नहीं बनने दिया बल्कि आत्मविश्वास की सीढ़ी बना लिया। कैटी बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि हम उसे अपनी कीमत, अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमें कमतर समझेंगे, हमारी योग्यता पर सवाल उठेगा या हम खुद को नाकाम महसूस करेंगे। लेकिन क्लेयर और कैटी बताती हैं कि आत्मविश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब हम गिरते हैं। अगर हम उस वक्त खुद से कह सकें कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो वही आत्मबल हमें बाकी सबसे अलग बनाता है। क्लेयर कई रिसर्च का हवाला देती हैं जो यह साबित करती हैं कि जो लोग असफलताओं को ग्रोथ एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, वे न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। वे बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप फेल होने के बावजूद कोशिश नहीं छोड़ेंगे। कैटी इस बात को बहुत सरलता से कहती हैं, फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। यह वही सोच है जो आत्मविश्वास को टिकाऊ बनाती है। इस अध्याय में क्लेयर बताती हैं कि स्कूलों और कंपनियों में अक्सर लड़कियों को परफेक्शन के लिए तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रिस्क लेने और फेल होने की आजादी दी जाती है। इससे लड़कियां अक्सर फेल होने से डरने लगती हैं और इस डर से उनका आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। लेखिकाएं कहती हैं कि अगर हम सच में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो उन्हें गिरने, गलतियां करने और उनसे सीखने की आजादी देनी होगी, क्योंकि वही आजादी आत्मविश्वास को जन्म देती है। कैटी एक पत्रकार का उदाहरण देती हैं जो टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भूल गई कि उसे क्या बोलना है। वह पल उसके लिए बहुत शर्मनाक था, लेकिन उसने उस अनुभव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस विफलता को स्वीकार किया, अपने डर को समझा और दोबारा कैमरे के सामने खड़ी हुई। अब वह एक सफल न्यूज एंकर है। यह कहानी बताती है कि आत्मविश्वास का निर्माण असफलता के बाद खुद को संभालने में होता है, न कि कभी गलती न करने में। क्लेयर और कैटी इस अध्याय में बार बार दोहराती हैं कि आत्मविश्वास असफलताओं से नहीं टूटता, वह उनसे बनता है। जब हम अपने फेलियर से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हैं, तब हम एक ऐसी शक्ति को जन्म देते हैं जो हमें हर बार और बेहतर बनाती है। इसलिए फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब है गिरो, सीखो और फिर से खड़े हो जाओ, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा समझदारी और हिम्मत के साथ। इस अध्याय का सार यह है कि फेल होना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। क्लेयर और कैटी कहती हैं कि हर असफलता आपके आत्मविश्वास की परीक्षा नहीं, उसका अभ्यास है। जब आप हर गिरावट को सीख में बदल लेते हैं, तब आप आत्मबल के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां हार भी एक सीढ़ी बन जाती है। फेलिंग फॉरवर्ड सिर्फ एक सोच नहीं, आत्मविश्वास का जीवन मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जो हर मुश्किल के बाद आपको दोबारा खड़ा करता है और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। चैप्टर 10 द कोड इन एक्शन। इस अध्याय में क्लेयर और कैटी उन सभी सिद्धांतों को जमीन पर उतारते हैं
जिन्हें उन्होंने पहले 9 अध्यायों में विस्तार से समझाया है। यह अध्याय आत्मविश्वास को एक विचार या थ्योरी के रूप में नहीं, बल्कि एक एक्शन प्लान के रूप में प्रस्तुत करता है। यहां लेखिकाएं हमें दिखाती हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने या महसूस करने की चीज नहीं है, वो असल में करने से बनता है। यह चैप्टर असल जिंदगी की महिलाओं की कहानियों से भरा है, जिन्होंने द कॉन्फिडेंस कोड को अपनाकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। क्लेयर बताती हैं कि आत्मविश्वास को एक्टिवेट करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: थिंक लेस, टेक एक्शन और बी ऑथेंटिक। पहला है थिंक लेस, यानी ज्यादा सोचो मत। बहुत ज्यादा सोचने से संदेह पैदा होता है और आत्मविश्वास कमजोर होता है। कई महिलाएं किसी भी निर्णय या मौके से पहले इतनी सोचने लगती हैं कि वह पल ही निकल जाता है। क्लेयर कहती हैं कि आत्मविश्वास का पहला कदम है सोचना कम करना और भरोसा रखना कि आप कर सकती हैं। दूसरा है टेक एक्शन। कितनी भी तैयारी, कितनी भी सोच, कितनी भी योजना क्यों ना हो, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे आत्मविश्वास नहीं आएगा। कैटी बार बार कहती हैं कि आत्मबल करने से आता है, न कि सोचने से। चाहे वह एक इंटरव्यू हो, एक फोन कॉल, एक नई भूमिका या मंच पर बोलना, आपको वह पहला कदम लेना ही होगा। तीसरी बात है बी ऑथेंटिक, यानी जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। कई बार हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है बहुत बोलना, बहुत आगे आना या सब पर हावी रहना, लेकिन क्लेयर और कैटी समझाती हैं कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने असली रूप में बिना किसी डर के सामने आते हैं। जो लोग खुद को छुपाने या किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, वे अस्थायी आत्मबल पा सकते हैं, लेकिन अंदर से खोखले रह जाते हैं। कैटी एक महिला वैज्ञानिक का उदाहरण देती हैं, जो शुरू में सोचती थी कि उसे अपने पुरुष सहकर्मियों की तरह सख्त और ठंडी बनना होगा, लेकिन जब उसने खुद को वैसे ही प्रकट किया जैसे वह थी, गंभीर लेकिन कोमल, विश्लेषणात्मक लेकिन संवेदनशील, तब उसके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आया और टीम ने भी उसे और गंभीरता से लेना शुरू किया। क्लेयर इस अध्याय में बताती हैं कि कैसे आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। कामकाज, रिश्ते, सेहत और यहां तक कि खुश रहने की हमारी क्षमता भी। वह एक स्कूल टीचर का जिक्र करती है जिसने इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी बोलने की झिझक को दूर किया और आज वह अपनी स्कूल की सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक शिक्षिका बन चुकी है। कैटी एक गृहिणी की कहानी साझा करती है जिसने अपने अंदर की आवाज को सुना, छोटे छोटे कदम उठाए और आज वह एक सफल ऑनलाइन बिजनेस चला रही है। इन सभी कहानियों का संदेश एक ही है, आत्मविश्वास का कोड किसी खास वर्ग, उम्र या पेशे के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है जो तैयार है कदम उठाने को। इस अध्याय के अंत में क्लेयर और कैटी आत्मविश्वास को एक दैनिक अभ्यास की तरह देखने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि हर दिन जब आप कोई नया काम करते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाज को चुनौती देते हैं, तब आप उस कोड को अपने जीवन में सक्रिय कर रहे होते हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो रोज चलते चलते मजबूत होता है। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना ज्यादा फेल होते हैं, जितना ज्यादा सच्चे बनते हैं, उतना ही आत्मबल गहराई से आपके जीवन का हिस्सा बनता जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्मविश्वास को समझना काफी नहीं है, उसे जीना जरूरी है। क्लेयर और कैटी हमें याद दिलाती हैं कि द कॉन्फिडेंस कोड सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। आप आज ही से उस कोड को एक्शन में लाने का फैसला कर सकते हैं। बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं डरी नहीं होती तो अभी क्या करती? और फिर वही कीजिए। यही है आत्मबल की असली शुरुआत। चैप्टर 11 द नेक्स्ट जनरेशन। इस अंतिम अध्याय में क्लेयर और कैटी आत्मविश्वास की विरासत की बात करती हैं, यानी कैसे हम अगली पीढ़ी, खासकर लड़कियों को ऐसा माहौल दे सकते हैं जिससे वे बचपन से ही आत्मबल से भरी हुई बड़ी हों। यह चैप्टर न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बदलाव की बात करता है। लेखिकाएं कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी डरने के बजाय सपनों की तरफ कदम बढ़ाए, तो हमें उन्हें सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं, असफलता से उबरने की कहानियां भी सुनानी होंगी। हमें उन्हें यह नहीं सिखाना कि परफेक्ट कैसे बनना है, बल्कि यह सिखाना होगा कि रियल कैसे बना जाता है।
क्लेयर बताती हैं कि आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही डालनी पड़ती हैं। जब बच्चियों को छोटे छोटे फैसले लेने की आजादी दी जाती है, जब उन्हें बोलने, पूछने और गलती करने की अनुमति मिलती है, तभी वे आत्मनिर्भर बनती हैं। वह एक पिता का जिक्र करती हैं जो अपनी बेटी को हर बार गिरने पर डांटने के बजाय उसे यह कहता था, अच्छा लगा तुम गिरी क्योंकि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। इससे उस लड़की ने गिरने से डरना नहीं सीखा, बल्कि कोशिश करने से प्यार करना सीखा। कैटी ये बताती हैं कि अक्सर पेरेंट्स लड़कों को बहादुरी और लड़कियों को सावधानी सिखाते हैं, जिससे बचपन से ही उनमें रिस्क लेने और आत्मविश्वास की सोच अलग अलग बनती है। यह फर्क धीरे धीरे गहराता है और बड़े होकर लड़कियों को अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। इस अध्याय में क्लेयर और कैटी कई अध्यापकों, माता पिताओं और मेंटर्स की बात करती हैं जिन्होंने आत्मविश्वास को बच्चों की परवरिश का हिस्सा बनाया। एक टीचर ने अपनी क्लास में फेलियर बोर्ड लगाया था, जहां बच्चे अपनी असफलताओं को गर्व से लिखते थे और फिर बताते थे कि उनसे क्या सीखा। इस पहल का असर यह हुआ कि बच्चों में गलती करने का डर कम हुआ और सीखने का उत्साह बढ़ा। कैटी एक माँ की कहानी साझा करती हैं जो अपनी बेटी को हर रात यह सवाल पूछती थी, आज तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें डर लगा लेकिन फिर भी किया। यह सवाल धीरे धीरे उस बच्ची के सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलने लगा। वह डर को सफलता की रुकावट नहीं, उसका हिस्सा समझने लगी। क्लेयर और कैटी इस बात पर जोर देती हैं कि आत्मविश्वास सिखाया नहीं, जिया जाता है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बोलते हैं, बल्कि वो जो आप करते हैं। अगर आप खुद अपने डर से लड़ते हैं, गलतियां स्वीकार करते हैं और हर दिन कुछ नया आजमाते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए माता पिता, शिक्षक और समाज को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे खुद भी आत्मबल के उदाहरण बने। कैटी यह भी बताती हैं कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि बच्चे हमेशा तेज, ऊंचे या आगे ही रहें। यह भी जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि शांत रहना, सोचने में समय लेना और अपनी ही रफ्तार से चलना भी आत्मविश्वास का ही हिस्सा है। इस अध्याय में क्लेयर कहती हैं कि अगली पीढ़ी को आत्मविश्वास देना एक निवेश है, ऐसा निवेश जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब लड़कियां अपने फैसले खुद लेंगी, जब वे अपनी आवाज पर भरोसा करेंगी और जब वे गिरने से नहीं डरेंगी, तब एक नई दुनिया बनेगी जहां आत्मबल सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संस्कृति होगी। कैटी इस चैप्टर का अंत एक बहुत खूबसूरत विचार से करती है, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग सर्टन, इट्स अबाउट ट्राइंग एनीवे। और यही संदेश वे अगली पीढ़ी को देना चाहती हैं, यह कि डर लगे, संदेह हो, असफलता सामने हो, फिर भी कोशिश की जाए, क्योंकि जब अगली पीढ़ी यह सोचकर बढ़ेगी कि मैं कर सकती हूं, तो आत्मविश्वास केवल एक किताब का विषय नहीं, एक जीवन शैली बन जाएगा। इस आखिरी अध्याय में क्लेयर और कैटी ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, खुद के आत्मबल को जीते हुए दूसरों के भीतर भी वह बीज बोना जो उन्हें अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने, बड़ी असफलताओं से उबरने और बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार करे। द कॉन्फिडेंस कोड की असली शक्ति तब सामने आती है जब हम उसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, और यही है आत्मबल की सबसे बड़ी जीत। जब यह सिर्फ व्यक्ति तक सीमित न रहे बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच बन जाए। द कॉन्फिडेंस कोड की इस यात्रा का समापन एक ऐसे विचार के साथ होता है जो लंबे समय तक दिल और दिमाग में गूंजता है। आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक निर्णय है। कैटी के और क्लेयर शिपमैन ने हमें यह दिखाया कि आत्मबल पाना किसी आदर्श स्थिति का इंतजार करना नहीं, बल्कि उसी डर, संदेह और असफलता के बीच खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना है। इस किताब ने सिद्ध किया कि आत्मविश्वास में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है खुद पर भरोसा करने की, चाहे हालात कैसे भी हों। यह एक ऐसी भावना है जो तभी बनती है जब हम खुद को सोच से बाहर निकालकर काम में लगा देते हैं, जब हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। यह हिंदी ऑडियो बुक केवल एक किताब का अनुवाद नहीं, एक यात्रा थी, आपके भीतर के डर को समझने, उसकी जड़ें पहचानने और फिर उन पर काबू पाने की। अब जब आप इस सफर से गुजर चुके हैं, तो यह सिर्फ एक किताब नहीं रही,
यह आपका एक निजी अनुभव बन चुकी है। अब आत्मबल का मतलब आपको दूसरों की नजरों से नहीं, अपने अनुभवों से समझ में आने लगा होगा। जैसे क्लेयर और कैटी ने कहा, कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस एंड इट्स योर्स टू मेक। अब समय है उस आत्मविश्वास को जीने का जो आपकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आप तैयार हैं और आप कर सकते हैं, बस अब रुकना नहीं है।